अब मैं आपको टेंशन के बारे में कुछ बताने जाऊंगा, टेंशन कॉन्सेप्ट के बारे में। और टेंशन दरअसल वो फोर्स है जो कि किसी तार पर या किसी स्ट्रिंग पर अप्लाई होती है, और आमतौर पर हम इसको लिफ्टिंग या पुलिंग जैसी एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये एक वेट है जिसे मैंने और ये वेट जो है ये 100 न्यूटन है। याद रखिए ये वेट डाउनवर्ड फोर्स होती है जो कि ग्रेविटी की वजह से, तो ये 100 न्यूटन है। और ये वेट एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, और ये स्ट्रिंग ये छत है, इस छत से बंधा हुआ है। और हमें मालूम है कि ये जो कोई भी वेट जो है वो असल में वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो कि ज़मीन या कोई भी प्लैनेट लगाता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या इसका वेट जो है वो 100 न्यूटन है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। और ये ना तो एक्सेलरेट डाउनवर्ड हो रहा है ना अपवर्ड हो रहा है, इसमें कोई वेलोसिटी भी नहीं है, बिल्कुल साकिन है अपनी जगह पर। लेकिन फिर भी इस पर कोई ना कोई फोर्स तो है, जो नेट फोर्स, इसका रिजल्ट हमें जीरो मिल रहा है। जाहिर बात है एक डाउनवर्ड फोर्स है तो उसके न्यूटन लॉज के मुताबिक एक कोई ना कोई इसकी काउंटर फोर्स या अपवर्ड फोर्स भी होगी इस केस में। तो ये स्ट्रिंग है, जाहिर बात है ये फोर्स जो है इस स्ट्रिंग के थ्रू इस वेट पर एक्ट कर रही होगी, और ये इस वायर पर एक्ट हो रहा होगा। तो ये वायर में टेंशन पैदा होगा, और ये जो टेंशन है वायर का ये बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होगा इस वेट के। तो ये इसको मैं फोर्स टी, यानी कि ये जो फोर्स है इसको मैं टेंशन फोर्स जो है इसकी ये 100 न्यूटन होगी। क्योंकि ये बॉडी अपनी जगह स्टेशनरी है, ना ये राइट लेफ्ट हो रही है ना ये अप डाउन हो रही है, बिल्कुल अपनी जगह पर स्टेशनरी है। तो ये दोनों की दोनों फोर्सेस अपवर्ड और डाउनवर्ड आपस में बराबर है। ये बड़ी आसान सी बात थी और फोर्स ऑफ स्ट्रिंग के हवाले से, और इसको आपको उम्मीद है कि आसानी से कंसेप्चुलाइज कर लेंगे। और अगर आप याद हो, आपको अगर कभी गिटार इस्तेमाल किया हो तो गिटार में भी आप जब हायर नोट्स पर जाते हैं तो टेंशन आप ज़रा बढ़ाते हैं और वो साउंड, पिच ऑफ साउंड जो है वो भी चेंज हो जाती है। इसी तरह जब आपने कभी कोई वायर्स खरीदे हों तो वायर्स में बताते हैं कि ये जो वायर है कितने टेंशन को बर्दाश्त कर सकता है, कितने टेंशन तक सपोर्ट कर सकता है। और ये सब बातें जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है, ये कोई जस्ट थ्योरी नहीं है। तो अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो वेट मेरे पास वही है, और मैंने सीलिंग यहाँ के बजाय ऐसा किया मैंने कि ये जो वेट है ये दो स्ट्रिंग्स और इससे अटैच हैं। एक स्ट्रिंग इधर थोड़ा सा एंगल बनाते हुए अपवर्ड जा रहा है, और अब की बार जो रूफ है या सीलिंग या छत जिसको आप कह सकते हैं वो ये रही। ये सीलिंग है हरे रंग की, और ये दीवार है, और दीवार के साथ एक और स्ट्रिंग अटैच है। ये स्ट्रिंग है जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और इन दोनों स्ट्रिंग्स ने मिलकर इस वेट को सपोर्ट किया हुआ है। और फर्ज कर लीजिए कि इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वो T1 है, और इस वाले स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वो T2 है। अब प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम में सारी की सारी चीजें वही हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये स्टेशनरी है। ये पॉइंट अपनी जगह स्टेशनरी है, लेकिन अब कुछ चीजें इसमें और हो गई हैं। ना ये अपवर्ड जा रहा है ना ये डाउनवर्ड जा रहा है, कंडीशन वही की वही है। लेकिन अब यहाँ पर टेंशन शेयर करने वाली जो चीजें हैं वो हमारे पास दो वायर्स और आकर ऐड हो गई हैं, जो कि मिलकर इसके डाउनवर्ड फोर्स को या इसका वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको ऑफसेट कर रही हैं। यानी कि अब स्टेशनरी तो है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब टेंशन जो है वो दो स्ट्रिंग्स में इसका समझ लीजिए कि डिवाइड हो गया है। और जैसा कि आपको पता है कि इसका वेट 100 न्यूटन है, तो जो अपवर्ड फोर्स होगी, जो भी अपवर्ड फोर्स होगी वो इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, इसको वेट को ऑफसेट करने की कोशिश करेगी। जबकि वाई जो वेट जो है, वेट का जो रिएक्शन है वो इस एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, और क्योंकि आज इसका जो T जो है इस पर y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई y कंपोनेंट नहीं है। लेकिन ये जो T1 है इसमें x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा है। तो अब मैं इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करने जा रहा हूं। थोड़ा सा इसका मैं कलर भी चेंज कर लूं, और मेरा ख्याल है कि मुझे लाइन टूल ले लेना चाहिए। हाँ, मैं लाइन टूल ले लेता हूं ताकि ये बेहतर बने। तो ये जनाब ये है, ये एक वेक्टर है। टेंशन भी एक वेक्टर है, टेंशन एक फोर्स है, और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये एक वेक्टर है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रहा है वेट के खिलाफ, और ये
इसका x कंपोनेंट, ये फर्ज कर लीजिए, ये मैंने इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो हम बहुत दफ़ा अब तक कर चुके हैं पिछले प्रॉब्लम्स में। ये इसका y कंपोनेंट है t1 सब y या t1y, और जाहिर है कि इसका x कंपोनेंट भी होगा जो कि मेरे ख्याल इसको मैं रेड कलर में ले आऊँ, ये इसका x कंपोनेंट है वेक्टर का, जो कि हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं ज़रा फोकस कर रहा हूं y पे। तो ये जो वेक्टर है ये होगा t1x या t1 सब x। और एक बात तो मैं बतानी भूल गया कि इसका जो एंगल है इस स्ट्रिंग का जो ऊपर छत से लगा हुआ है, इसका जो एंगल है ये वाला एंगल, ये है 30 डिग्रीज का, जो कि छत के साथ ये बना रहा है। और आपको पता है कि अगर आप पैरेलल लाइंस में और अपोजिट एंगल्स के हवाले से आपने पढ़ रखा हो, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दफ़ा शायद आपने देखा भी हो, तो ये वाला एंगल जो इस ये अंदर वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्रीज का होगा, अपोजिट एंगल होगा पैरेलल की सूरत में। ये दोनों अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टीज होती हैं स्ट्रेट लाइंस की और पैरेलल लाइंस की, और उनको कोई अगर एंगल पे कोई लाइन कट कर रही हो तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर आप इसको चाहे तो वैसे भी कैलकुलेट कर लें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप इसको बना लें तो एक 30 दूसरा 60, तो ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट जो 30 डिग्री हो जाएगा। बहरहाल तो ये हमने फिगर आउट कर लिया कि ये इस ट्राइंगल के अंदर वाला ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्रीज का है। अब हम SOHCAHTOA एक बार फिर इस्तेमाल करेंगे। SOHCAHTOA अब आप यकीनन फेमिलियर हो गए होंगे। तो यहां मैं y कंपोनेंट के लिए मैं साइन को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि साइन होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू t1y, जो कि अपोजिट है, ओवर हाइपोटेन्यूज t1 है। तो अब मैं इसको t1y के लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया t1 sin 30 इज इक्वल टू t1 सब y। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ये जो जितना भी लिफ्टिंग, जितना अपवर्ड फोर्स है, वो सारी की सारी इसके बिल्कुल अपोजिट है वेट के। जी हाँ, इसका वेट यानी कि जितना भी फोर्स इसकी ग्रेविटेशनल पुल को, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल को ऑफसेट कर रही है, वो सारी की सारी फोर्स अपवर्ड है। यानी कि यूं कहेंगे कि हम ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका y कंपोनेंट है, जो कि इसकी ग्रेविटेशनल पुल को, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, उसे ऑफसेट कर रहा है, उसके बराबर है। तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका जो वेट है ये आपस में बराबर होंगे, लिहाजा ये हो जाएगा 100 T1 जो है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो ये जो है आपको ये जो T1 साइन थीटा जो है या T1y जो है वो 100 के इक्वल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये वेट को ऑफसेट कर रहा है। ये वेट डाउनवर्ड वेट के बराबर है। और ये x कंपोनेंट जो T2 का है वो इसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है। जबकि ये जो T1 है इसका y कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो T1 साइन थीटा, T1 साइन 30 जो है वो 100 न्यूटन के बराबर होगा। तो T1 साइन 30 आपको मालूम है कितना होता है, 30/60 वो होता है आसान 1/2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। T1y हमने अपने इंट्यूशन से मालूम किया था। तो अब मेरे पास अगर मुझे T1 मालूम करना हो तो ये बराबर हो जाएगा 200 न्यूटन्स के। जी हाँ, ये इसका जो जो T1 जो है वो 200 न्यूटन के बराबर होगा। और हमें अब T2 वायर पर जो सेकंड वायर जो है इस पर जो टेंशन है, यानी कि इसका जो टेंशन T2 है वो हमें मालूम करना है। आप देखिए मैंने कहा कि ना ये अपवर्ड जा रहा है, ना डाउनवर्ड जा रहा है, ना लेफ्टवर्ड जा रहा है, ना राइटवर्ड जा रहा है, तो ये भी स्टेशनरी पॉइंट है। तो ये जो फोर्स है जो लेफ्टवर्ड एक्ट कर रही है टेंशन की वजह से, वो इक्वल होगी इसके x कंपोनेंट के T1 के। क्यों? इसलिए कि इसने इसको पुल करके रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली उसने इसको रखा हुआ है। तो लिहाजा ये T1x जो है, T2 जो है वो बराबर होगा T1x के। यानी अब हम यहां पर इसका x कंपोनेंट अगर मालूम कर लेंगे तो हमारे लिए और आसानी होगी। तो ये हो जाएगा 200 cos 30। मैं जगह बचाने के लिए डायरेक्टली जो है इसको चेंज करके SOHCAHTOA को इस्तेमाल करते हुए ला रहा हूं। तो ये हो जाएगा
200 अंडर रूट 3/2 और ये हो जाएगा जनाब मेरे पास 100, ये हो जाएगा 100 अंडर रूट 3। ये है इसका x कंपोनेंट जो कि टेंशन का, जो कि T2 के बराबर है, या यूं कहिए कि T2 जो है वो उसके x कंपोनेंट के बराबर है। उम्मीद है आप कंफ्यूज हुए बगैर